इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, यानी इक्विलिब्रियम तो ये होता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर नेट इफेक्ट जो है वो फोर्स का जीरो होगा तो बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगी। अब वो रेस्ट पोजीशन में भी हो सकती है इक्विलिब्रियम में, और वो जो है यूनिफॉर्म मोशन में भी जो है वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि एक बॉडी को हमने इक्विलिब्रियम में लाना है और वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, और फिर कौन सी फोर्सेस के अंडर रहते हुए जी, कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर का वर्ड जो है ये ऐसा से आया जी कि जैसे हम कहते हैं सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर ऐसी फोर्सेस जो एक ही प्लेन के ऊपर हो। अब वो प्लेन 3 डायमेंशन है, यानी एक हमारे पास जैसे में जमीन की सरफेस है, इसको अगर हम देखें तो ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। लेकिन अगर हम स्पेस की बात करते हैं जिसमें हाइट, लेंथ और ब्रेथ आ जाती है, तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल जो है वो प्लेन आ जाता है। तो हम ये बात करें कि जो फोर्सेस एक बॉडी पे असरअंदाज कर रही हैं वो जिस प्लेन में भी हो वो एक ही प्लेन पे होनी चाहिए। तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे आ सकती। चले सबसे पहले हम जो रेस्ट पोजीशन के हवाले से इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इसे हम कहते हैं जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, चलें इक्विलिब्रियम के लिए मैं सेम इसकी तरफ एरो शो कर देता हूं। और जो मोशन के अंडर इक्विलिब्रियम होता है इसे हम कहते हैं डायनेमिक, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन के पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं कि ये कौन सी फोर्सेस के अंडर आता है। जैसे फर्ज करें मैं यूं बात करता हूं कि एक बॉडी को जब मैं वर्टिकली इस तरह से अटैच करता हूं एक फिक्स पोर्ट के साथ, ठीक है, इस तरह से एक धागा बांधा उसके साथ, छत के साथ, और इसके दूसरे सिरे के साथ जो हमने ऑब्जेक्ट को बांध दिया इस तरह से। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल का एक मैस है जो कि इसको डाउनवर्ड जो है वो एक्ट फोर्स की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। और फिर चूंकि ये ऑब्जेक्ट एक बिल्कुल स्फीयर लाइक शेप का है, तो फिर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बिल्कुल इसके सेंटर पे लाई करेगा, जिसमें कि इसका होल वेट एक्ट करता है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा W। अब अगर मैं इसी जगह से इसको जो है वो फिक्स पोर्ट, यानी जो मैंने कहा कि ऊपर फिक्स पोर्ट के साथ धागे की मदद से इसको अटैच किया, तो जितना इसका वेट होगा, फर्ज करेगा 50 न्यूटन इसका वेट है, तो 50 न्यूटन ही जो टेंशन इस स्ट्रिंग में पैदा होगी वो हमें नजर आएगी, जो कि हमें खिंचा हुआ जो है वो स्ट्रिंग नजर आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगा। तो ये दोनों बैलेंस होती हैं। और जैसे हमने एक्शन एंड रिएक्शन की बात की थी कि जिन न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे एक्शन करती है तो जो दूसरी बॉडी वो पहली बॉडी पर रिएक्शन में उतनी ही फोर्स लगाती है। और फिर डायरेक्शन एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की अपोजिट है, तो बिल्कुल ये वेट और टेंशन भी अपोजिट है। तो ये बॉडी हमें इस वक्त जो है रेस्ट में नजर आ रही है। अब हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई और जो है फोर्स है, नो एक्सटर्नल फोर्स जो है उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, यानी कि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, अगर फर्ज करें यहाँ पे एयर पार्टिकल्स मूव हो रहे होते, हवा आ रही होती, तो ये फिर पार्टिकल यानी ये जो बॉडी ये रेस्ट में ना होती, ये इस तरह से और इस तरह से झूल रही होती, तो हम कहते हैं कि ये फिर ये रेस्ट में नहीं हो, ना ही ये इक्विलिब्रियम में। नहीं, इक्विलिब्रियम में तो बॉडी उस वक्त होगी जब इसमें किसी किस्म की भी कोई भी जो हम कह सकते हैं रोटेशन भी ना हो रही हो, ना रोटेशन हो रही हो जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं, ना रोटेशन हो रही हो, उसका भी इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो फोर्सेस हैं, तमाम फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है वो भी क्या होना चाहिए जी, वो भी जीरो होना चाहिए। तो तब बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम। तो ये हम कह सकते हैं ये जो बॉडी है ये इस वक्त कौन से इक्विलिब्रियम की स्टेट में है जी, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में और रेस्ट पोजीशन में है। अब इसी तरह अगर हम एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, हम एक स्मूथ सरफेस लेते हैं जी, और इस तरह से कि इसके साथ जो है एक हमने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है जी। ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस जो है वो जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि यहाँ पर हमने बांधी हुई है जिसके साथ, फर्ज करें ये इस जगह पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसे मैं आगे मजीद खींच रहा हूँ। चलें इस ऑब्जेक्ट को मैं इस तरह से बना लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है, जिसे मैं मजीद आगे की तरफ यहाँ से एक हुक लगा हुआ है, इस हुक की मदद से मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मैं इस पे 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ। तो 50 न्यूटन की फोर्स जो है मुझे कैसे पता चलेगी, इस डिवाइस के ऊपर 50 न्यूटन लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब कि अब अगर मैं इस स्ट्रेट पे देखता हूँ तो ये इस वक्त रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, और इस पे अब कौन कौन सी फोर्सेज असरअंदाज हो रही है, यानी अगर मैं कोप्लेनर फोर्सेज की बात करता हूँ तो इस वक्त इसका वेट जो है इस पोजीशन पे वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, जबकि जो टेबल है इसने इसको ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, ठीक है। ये इसमें जो है इसका रिएक्शन है वो भी इस वक्त एक फोर्स के तौर पे जो कि आपस में बैलेंस किए हुए हैं, तो ये फोर्स तो खत्म हो गई। अब फिर दूसरी फोर्स जो कि हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इधर मौजूद है।
और अगर इसको भी हम बीच में से यानी एक ऐसी बिल्कुल स्मूथ सरफेस ले लें कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फर्ज करें अगर खत्म हो जाए ना हो, तो फिर एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी एक जो है वो फोर्स लगा रहे होते हैं, अगर हम उनको भी अस्यूम करते हैं वो भी नहीं है, तो फिर दो फोर्सेस और रह जाती हैं। एक वो फोर्स जो कि मैं राइट साइड पे मैं लगा रहा हूँ फोर्स, यानी ये फोर्स मैं अप्लाई कर रहा था इसके ऊपर, जो कि कितनी थी जी 50 न्यूटन की थी। और 50 न्यूटन की फोर्स जो है वो रिएक्शन के तौर पर ये जो मैंने इसके साथ एक स्प्रिंग बैलेंस या एक कह सकते हैं डिवाइस जिसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है वो इस पे लगा रहा है जो कि F2 है, वो भी 50 न्यूटन है। तो बॉडी इस वक्त रेस्ट में है। इसका मतलब हमने देखा कि फोर्सेस के अंडर जब नेट फोर्स जीरो होती है और इस सिस्टम में जिसमें के रोटेशन होने के और चांस नहीं होते, तो नेट फोर्स काफी होती है एक बॉडी को कहने के लिए कि अगर नेट फोर्स जीरो होगी तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते कि ये तमाम केसेस के लिए ऐसा हो सकता है, यानी ऐसे भी केसेस आ जाते हैं जिसमें कि नेट फोर्स तो जीरो होती है लेकिन अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, रोटेशन हो रही है, तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। तो इस वक्त हम कह सकते हैं इस सिचुएशन में खास तौर पर कि ये बॉडी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है जी। यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि एक बॉडी को हम अंडर स्टडी करते हैं जी मोशन में, और इस तरह से स्टडी करते हैं कि फर्ज करें मैं यूँ बात करता हूँ कि बॉडी जो है एक पैराशूटर है। यहाँ पर एक पैराशूटर की जो है स्नैप बनाते हैं जी। पैराशूटर इस तरह से जमीन की तरफ आ रहा है जी, ठीक है। ये इसकी टांग है इस तरह से, ये इसकी दूसरी टांग है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से, इस तरह से ये इसका एक बाजू है इस तरह से, ठीक है। फिर ये इस तरह से जी इसका ये दूसरा बाजू है और ये इस तरह से जमीन की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये जमीन की तरफ आ रहा है, ये इसके पाँव है। अब ऐसा है कि जिस वक्त ये पैराशूटर जो है जैसे ही इसने यहाँ पर पैराशूट बांधा होता है, ये जैसे ही पैराशूट खोलता है तो ये पैराशूट बहुत ज्यादा स्पेस लेता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पैराशूट जो है वो बहुत ज्यादा स्पेस लेगा इस तरह से। चले मैं इसको ऐसे ऐसे बना देता हूँ जी। ये पैराशूट बहुत ज्यादा स्पेस लेगा और इससे क्या होगा कि ये जो इसमें एयर पार्टिकल्स हैं, यानी जहाँ जब ये जमीन की तरफ आ रहा था तो ये एक खास स्पीड के साथ, यानी जो हम जानते हैं कि जमीन की तरफ जो भी चीज गिरती है वो इस पे ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन वर्क करती है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे इसने पैराशूट ओपन किया अपना, तो अब इसका जो पैराशूट है वो इस एयर पार्टिकल्स जो कि इधर से जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर की तरफ है, क्योंकि इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड अटैक कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, और जो ये जो एयर पार्टिकल्स हैं वो इस पैराशूट के अंडर आ जाएंगे और जो कि एक मैटर के तौर पर बिहेव करेंगे। तो ये फिर सारा एरिया जो पैराशूट कवर कर रहा है इसका भी एक जो है मैस एग्जिस्ट करेगा, और वो जो फोर्स ये अपवर्ड लगा रहे हैं वाटर यानी एयर प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ जो प्रेशर लगेगा वो इस स्ट्रिंग के अंदर, ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनके अंदर टेंशन क्रिएट करेगा, जिनकी तमाम की डायरेक्शन जो है वो एक अगर नेट इफेक्ट लें तो ऊपर की तरफ आएगी। और अगर मैं उन नेट फोर्स को एक होल टेंशन के तौर पर लेता हूं तो यहाँ पर ऐसा होगा कि अगर हम ये बात करते हैं कि अपवर्ड टेंशन अगर डाउनवर्ड वेट से ज्यादा होगी तो बॉडी क्या होगी जी, ऊपर मूव करेगी। यानी इस वक्त अगर एक फोर्स अगर आ जाती है तो बॉडी की मोशन की डायरेक्शन, चूंकि फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है तो इससे जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी अपवर्ड होगा। इसका मतलब बॉडी ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगी। और इस तरह होता भी है कि पैराशूट जब गिरता है तो एकदम से पहले कुछ देर के लिए ऊपर आता है, फिर आस्ता आस्ता जिस वक्त इसके अपवर्ड टेंशन और इसका वेट बैलेंस हो जाते हैं, यानी इस टाइम अगर हम देखें इस वक्त अगर ये 0 न्यूटन आ जाए ये मैग्नीट्यूड, तो इस टाइम बॉडी जो है वो इस पे जो नेट फोर्स अफेक्ट कर रही होती है, नेट फोर्स वो क्या हो जाती है जी, वो 0 हो जाती है, वो 0 न्यूटन हो जाती है। अब ऐसा है कि जब ये 0 न्यूटन हो जाती है तो जो पैराशूट है इसकी तो कंस्ट्रक्शन भी ऐसी की गई है कि ये फिर इसके वेट से ज्यादा ही टेंशन जो है इसके अंदर प्रोड्यूस करता है, और इससे फिर ये इफेक्ट होता है कि बॉडी का जो मोमेंटम जो कि इसने अटेन कर लिया होता है जी, मोमेंटम जिसे हम जानते हैं कि ये mv मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अब बॉडी जब इस तरह से अपने आप को यानी इसका टेंशन उसका वेट बैलेंस कर देते हैं तो फिर मोमेंटम के अंडर या इसके इनर्शिया के अंडर हम यूँ बात कर सकते हैं कि इनर्शिया जो इसके अंदर होता है वो उसके अंदर मूव कर रहा होता है, जिसमें इसके एक अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है, कांस्टेंट जिसे हम इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। और ये फिर जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है या यूनिफॉर्म हो जाती है, यहाँ पे यूनिफॉर्म भी लिख लेते हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही यानी जो है स्पीड से नीचे गिर रहा होता है और इसमें एक्सलेरेशन जो है वो 0 प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इस तरह भी बॉडी जो है पैराशूटर को हम देखते हैं कि वो इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल कर लेता है, जिससे हम इस तरह के जो इक्विलिब्रियम होता है इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।